नेक्स्ट जो आपकी बुक है बिजनेस लॉ वाली, उसका हमारा टॉपिक जो पहला एक ही चला रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट किन किन लोगों के साथ हो सकता है, किन किन कंडीशन में हो सकता है, या कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, वो हमने पहले कर लिया। उसके बाद उन्होंने ये पॉइंट इसमें क्लियर किया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है किन किन पर्सन के साथ नहीं पॉसिबल है। सबसे पहले, कोई भी बंदा अगर माइनर है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग आप माइनर के साथ केस मतलब पास ही नहीं कर सकते। कोई भी एक्ट मतलब कोई भी ऐसा बोलेंगे केस हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लगाने जा रहे हैं, वो पॉसिबल ही नहीं। माइनर के साथ किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो लागू नहीं होता, ना ही आप उस बंदे के ऊपर केस लगा सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि माइनर के साथ मैंने कोई केस कर लिया, कंपनी शेयरिंग का कर लिया, या कोई एसेट बेचने का कर लिया, माइनर के साथ कोई भी रूल नहीं बनता। गवर्नमेंट बोलती है कि माइनर के साथ एक्ट नहीं कर सकते। कुछ कंडीशन ऐसी भी हैं जहाँ पर माइनर कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, लेकिन वो सिर्फ बेनिफिट लेने के लिए होते हैं माइनर, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन उनके ऊपर बाउंड नहीं होते। दूसरा, अनसाउंड माइंड। कोई पर्सन ऐसा है जो अनसाउंड माइंड है, जिसका दिमागी संतुलन अच्छा नहीं है, आप उनके साथ भी कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते। सब लोगों को पता है उसकी प्रॉब्लम के बारे में, आपने उसके साथ कांटेक्ट कर लिया, कल को आपको कोई धोखा हो जाए, या आपका कोई नुकसान हो जाए, या फिर अनसाउंड माइंड का नुकसान हो जाए, तो वहाँ पे केस पॉसिबल होते हैं। गवर्नमेंट ऐसे केस को पहले से ही खत्म कर देती है, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग आप अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद, पर्सन हु इज डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ। कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कानून के अकॉर्डिंग मान्यता नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकता है, जैसे कि हम बोले वो इलीगल पर्सन है कोई, या आउटसाइड एनिमी है, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे। या फिर हम बोलेंगे कोई आउटसाइड पर्सन जो हमारी आउटसाइड कंट्री लीगल एनिमी है, जैसे हम बोलेंगे पाकिस्तान, या कोई ऐसी और सारी कंट्रीज, आप बोलेंगे कि हम डायरेक्ट उनके साथ कोई केस कर लेंगे, उन्हें कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पॉसिबल नहीं होता। गवर्नमेंट के परमिशन के अकॉर्डिंग आप लोग ऐसे पर्सन के साथ कभी भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं जिनको गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी। आप फिर भी अगर एक्ट कर रहे हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसके जिम्मेवार आप खुद होते हैं। अगर आपको नुकसान हुआ होगा तो उसकी भरपाई गवर्नमेंट नहीं करवा के दे सकती आपको। तो ये कंडीशन के ऊपर आपका ये टॉपिक बना हुआ है। सबसे पहले तो बात करते हैं माइनर। माइनर होता कौन है? जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है, ये तो सब लोगों को पता ही है, कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है। लेस देन 18 ईयर्स, ऐसे ही बोला जाएगा ना, एज लेस देन 18 ईयर्स। कुछ पर्सन इसमें एड्सोलेंट भी होते हैं, 15 से 18 साल की उम्र एड्सोलेंट, लेकिन उनके साथ भी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। माइनर वो पर्सन होगा जिसका कहता मेजोरिटी जो है 18 साल से कम होगी, लेकिन अगर उसको मेजोरिटी लेनी भी है, जैसे जायदाद में मेजोरिटी, एग्जाम्पल बोले किसी की प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट कर लो। अभी कोई पर्सन मान लो 18 साल से कम है, पहली बात तो प्रॉपर्टी सेल खरीद नहीं सकता ना बेच सकता है। लेकिन जायदाद की बात भी जब भी की जाएगी, मतलब जो प्रॉपर्टी की, वो भी तब हो सकती है अगर उसकी उम्र 21 साल से ज्यादा हो। आप उसके साथ प्रॉपर्टी का केस नहीं कर सकते, 18 साल से बड़ा हो गया, प्रॉपर्टी भी हम उससे सेल कॉन्ट्रैक्ट परचेज कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब तक उसकी उम्र 21 साल की नहीं होती तब तक आप उसके साथ प्रॉपर्टी का केस भी नहीं कर सकते। लीगल स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर। गवर्नमेंट ने माइनर के साथ लीगल स्टेटस लिखे हुए हैं। सबसे पहले, एन एग्रीमेंट विद बाय माइनर इज वाइड, इनऑपरेटिव एंड एब इनिशिएटिव। स्टार्टिंग तो ये ऐसा बोल सकते हैं कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइड है, कभी लागू नहीं होता। जिस दिन से कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उसी दिन से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है लागू नहीं होता, मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइड ही माना जाता है। कई बार ऐसा होता है भी आपने किसी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये लीगल कंडीशन है, हमने बोला कॉन्टैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा 10 दिन 15 दिन या फिर 2 महीने 3 4 महीने चल गया, उसके बाद आपको नुकसान हो गया, आप बोलेंगे मुझे इसकी भरपाई करवानी है, आप केस लगा देंगे गवर्नमेंट के पास जाके। तो गवर्नमेंट ये बोलते हैं कि माइनर के साथ जो केस आपका जो सॉरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, पहले दिन से, इसका एक पॉइंट लिखा ना इन्होंने, इनिटियो। इनिटियो का मतलब होता है कि पहले दिन से ही वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइड था, ये लागू होता ही नहीं। जैसे एग्जांपल बनाया कि धर्मोदास घोषे ए माइनर mortgage his property to the money lender ब्रह्मोदत्त गेटिंग ए लोन फॉर 20,000। कोई धर्मोदास घोष है, बंदा है, लड़का है जो माइनर है, अपनी प्रॉपर्टी के लिए लोन ले लेता है 20,000 का माइनर के साथ, और जो लोन देने वाली पार्टी है उसको लोन दे भी देती है,
लेकिन कई बार अपन लोन देने के बाद ऐसी कंडीशन आती है कि वो लोन वापस नहीं हो रहा। अभी जो लोन वाली पार्टी उस लोन के लिए पैसे के लिए नहीं वापस लेने के लिए उसके ऊपर केस लगाती है। जब दिन पहले दिन केस लगता है तो कोर्ट यही बोलती है कि जो धर्मोदास खुशी था जिस दिन आपने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो माइनर था। फर्स्ट रूल यही है कि माइनर के साथ आपका केस बनता नहीं, तो इसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। आपने नेग्लिजेंसी दिखाई है तो आप उसके लिए खुद जिम्मेवार हुए हैं। दूसरा, ही कैन बी प्रॉमिस और बेनिफिशियरी माइनर इज ए पर्सन डिक्लेयर इनेबल टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा वो सिर्फ एक ऐसे बेनिफिशियरी हो सकता है। बेनिफिशियरी एग्जांपल में आप समझूं कि मान लीजिए किसी कंपनी में माइनर को पार्टनर बना दिया जाए। समझते हो ना, पार्टनरशिप क्या होगी, मान लो हम दो लोग हैं अभी मिलके, हरिओम और मैं बिजनेस स्टार्ट कर लें। बिजनेस स्टार्ट कर लें, हमारे बच्चे जो हैं हम उनमें अपने बच्चों को साथ में पार्टनर बना लें। तो पार्टनरशिप में हमारा जो मेन हिस्सा होगा वो ज्यादा होगा, बच्चों का कम होता है। पार्टनरशिप में रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे चलेंगे, प्रॉफिट आएगा हम चारों में बटेगा। माइनर ये नहीं बोल सकते कि हम कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाएंगे। मीन्स माइनर ऑलवेज सिर्फ बेनिफिट के लिए हो सकते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन कभी भी रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं आते। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ये भी बोलता है गवर्नमेंट की परमिशन अकॉर्डिंग माइनर किसी कंपनी में पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन किसके लिए, ओनली फॉर बेनिफिट, नॉट फॉर एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय हिम अटेनिंग एज ऑफ मेजोरिटी। अगर कोई पर्सन के साथ आप माइनर के साथ केस मतलब कॉन्टेक्ट कर लिया, आप बोलेंगे कि जब बंदा, आज मैं केस कर रहा हूँ, कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ, बंदे की उम्र 17 साल है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जब बंदा 18 साल की उम्र में आ जाता है, जब 18 से ऊपर आ जाता है, ये बंदा बोलेगा कि अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को मेजोरिटी में आ चुका हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा। वही पुरानी एग्जांपल लेते हैं कि धर्मोदास जो पर्सन है 20,000 रुपये का लोन लेता है, और अपना काम चला लेता है, उसको पैसे की जरूरत यहीं पर भी होगी, उसने यूज कर लिए। प्रॉपर्टी राइटर जो पर्सन, जो ओनर जिसने आपको लोन दिया, वो पैसे लेने की बोलता है कि अब तो ये बंदा 18 साल का हो गया, मैं अपना रिकवर कर लूंगा। रूल क्या बोलता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था उसी दिन से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, इनवैलिड था। अगर बंदा मेजोरिटी में आ भी चुका है, उसकी एज 18 साल से ऊपर भी आ गया, आप बोलेंगे आज रिकवर कर लूंगा, केस लगा के, नो पॉसिबल। ये कभी पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा लगता है तो पहले दिन से ही void माना जाता है। If he has received any benefit under the void agreement, he cannot ask the compensate or pay for it. अगर माइनर को किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई बेनिफिट हो जाता है, कोई बेनिफिट उसको मिल गया, तो कोई बंदा उसको वापस लेने के लिए नहीं बोल सकता। मैंने वही पॉइंट पहले भी आपको क्लियर कर दिया कि जिस लोन वाले पर्सन ने धर्मोदास को लोन दिया था, जब वो एजेंट, सॉरी, 18 साल का हो गया तो वो बोले कि मुझे मेरा लोन वापस कर दो, नहीं ले सकता, क्योंकि एक्ट का रूल यही बोलता है कि पहले दिन से एक्ट जो है खत्म हो जाता है। उसके बाद देयर कैन बी नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट। इस तरह के एग्रीमेंट में कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं होती। अगर कोई पार्टी बोले कि आपने ऐसा बोला था ये काम होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड था, आप उस बंदे से कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। ही कैन बी एजेंट, माइनर जो है किसी कंपनी में एजेंट बन सकता है, लेकिन इसके लिए बेनिफिट के लिए। हमने पॉइंट इसको पहले भी कर लिया। ही इज लेबल फॉर नेसेसरी सप्लाइड फॉर नेसेसरी सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम एनीवन हु इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट। माइनर जो है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में नेसेसरी लिख दिया गया कि ये काम कंपनी में करेगा, जैसे हम बोलेंगे थोड़े थोड़े पैसे उसके इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी में नहीं बना सकता। हिज पेरेंट्स गार्डियन इज नॉट लेबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। अगर माइनर के साथ कोई बंदा कॉन्टैक्ट कर ले, मान लो आपकी उम्र 18 साल है, एक बंदे की 18 साल की उम्र है, आपको लोन दे दिया, कल को आप बोलेंगे कि मैं पैसे उनके फादर मदर से ले लूंगा, फादर मदर कभी भी बाउंड नहीं होते माइनर के पैसे देने के लिए, क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, मीन जिसको गवर्नमेंट नहीं मानती। मतलब फादर और मदर को भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कई जगह पे ऐसा होता है ना, फादर मदर बोलते हैं कि इसको ये पैसे दे दो, इसके नाम पे केस कर दो। पहली गल तो कोई बंदा केस करेगा ही नहीं, अगर केस होगा भी तो आप मैं एग्जांपल बोलूँ, आप बैंक में अकाउंट खुलवा लो, बैंक में अकाउंट खुलवाने जाओगे तो नॉमिनेशन आप बोलोगे आप अपने बच्चों को डलवा लोगे, कभी भी नॉमिनेशन 18 साल से छोटे बच्चों की नहीं डलती, बड़ों की ही डलती है। फादर मदर कभी भी नहीं डलवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट खुलाएंगे, आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव काम कर सकते हैं। मान लो बच्चों की इंश्योरेंस करवाइए, तो आपका मेन ओनर माना जाएगा रिप्रेजेंटेटिव, वो आप ही होते हैं, कभी भी माइनर आगे नहीं आते। उसके बाद इन्होंने बताया कि माइनर लेबिलिटी फॉर नेसेसरी, ऐसी कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ माइनर की लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी। कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होगा कि जरूरी हो गया कि माइनर उसमें पैसे लगाया है, जब कोई उसको बेनिफिट मिले हैं, तो नेसेसिटी क्या होने वाली है, सबसे पहले
द गुड्स आर नेसेसरी दैट पार्टिकुलर माइनर हैविंग रिगार्ड टू हिज कंडीशन हिज लाइफ एंड दैट परचेज ऑफ हायर ऑफ कार मे बी नेसेसरी फॉर पार्टिकुलर माइनर। जैसे कि एग्जांपल, किसी माइनर के लिए ज़रूरी है, उसको कार चाहिए थी, तो वो नेसेसिटी है कार। वैसे उसको तो चलाने का गवर्नमेंट ने परमिशन ही नहीं दी है कि आप कार चला सकते हैं 18 साल की उम्र में। अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई ऐसा हुआ है, आपने कार ले भी ली है, तो कंपनी आपसे कार वापस ले सकती है। लेकिन माइनर ये नहीं बोल सकता कि मैं तो माइनर था जी, माइनर के टाइम पे मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मेरी जो कार थी अब मेरी है, इन्होंने कंपनी ने देखा नहीं। गवर्नमेंट ये बोलती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में नेसेसिटी बनती है कि जो चीज़ें आपके यूज़ की नहीं है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपका लाइसेंस ही नहीं बनता उस चीज़ में, तो आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा, माइनर नीड्स ऑफ गुड्स बोथ ऑफ टाइम ऑफ सेल एंड डिलीवरी विच इज डिलीवरी सी इनसाइड द माइनर एक्चुअल रिक्वायरमेंट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट सेल का हो गया है जिसमें ज़रूरी है कि सेल करनी ज़रूरी है किसी चीज़ को, तो माइनर को वो काम करना ही पड़ता है। कोई गुड्स नहीं, माइनर बोलेगा मैं सेल करूँगा, तो वो आपको सेल करनी ही पड़ेगी। सेल करके वो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना भी ज़रूरी हो जाता है। फिर है नेसेसरी फॉर ए माइनर। माइनर के लिए क्या नेसेसरी है? सबसे पहले नेसेसरी गुड्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल फूड, क्लोथिंग, शेल्टर किसी भी बंदे के लिए ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी है कि माइनर इस अपने सिचुएशन ऑफ लाइफ में इन चीज़ों को जरूर लेगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल रोटी कपड़े मकान के लिए तो बोल सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ नहीं होता। दूसरा, प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विस फॉर एग्जांपल मेडिकल वाइज, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लाइक डांस, गेम, एजुकेशन, ये भी माइनर के लिए ज़रूरी है। माइनर इस चीज़ों के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि किसी से डांस सीखने गया, माइनर नहीं सीखा, तो बोल सकता है कि मैं क्यों नहीं सीखा। स्टडी करने आया तो उसमें स्टडी की नॉलेज नहीं हुई, तो स्टडी के लिए बोल सकता है। ऐसा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं माइनर भी, कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेंगे, तो ये जरूरी नहीं कि फादर मदर लेबल हो उस चीज़ के लिए। तो ये नेसेसिटी होती है माइनर के लिए। इसके अलावा माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपका नॉट पॉसिबल। कभी भी आप बोलोगे कि माइनर के साथ मैं कोई लगा के कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा, कभी भी पॉसिबल नहीं होने वाला। फिर दूसरे हमारे पास आते हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसके बारे में हमने पहले ही कर लिया। अनसाउंड माइंड समझते हो ना? मे बी कोई गूंगा हो गया, कोई बहरा हो गया, कोई बोला हो गया। कई बार ऐसा होता है, कुछ पर्सन ऐसे ना तो सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, कुछ पर्सन ऐसे बोल नहीं सकते सुन सकते हैं, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे बोल सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में हम ऐसा मान के चलते हैं, गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है, मे की एक पर्सन साउंड माइंड है, दूसरा अनसाउंड माइंड है, लेकिन दूसरे पर्सन को कुछ नहीं पता होता। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पहले दिन से ही क्या होते हैं, इनवैलिड ही होते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग काम कभी नहीं कर सकते। बर्डन ऑफ प्रूफ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाएगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा रहता है। मान लो मैं किसी पर्सन, ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ जिसको सुनता नहीं है लेकिन वो बोल सकता है, कल को केस ऐसा लग जाए, मैं एग्जांपल बोल दूं कि केस लग जाए गवर्नमेंट में, हम बोले कि मैंने इस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं इसको गाड़ी बेचूंगा, और उसने बोला था कि 1 लाख रुपए देगा। बंदा 1 लाख बोल के तो बता सकता है, लेकिन जब उसको सुना ही नहीं इसने क्या खरीदना था, तो मैं केस लगा दूं जाके, तो वहाँ पे मेरे ऊपर बर्डन बन जाता है कि मैं क्या प्रूफ दूंगा, कि इसको कैसे पता लगेगा कि आपने गाड़ी बेचनी थी। तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस टाइम पर ऐसा केस पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ये बोलती है कि ऐसे पर्सन के साथ केस करोगे तो पहले दिन से इनवैलिड होने वाला है। पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट बाय पर्सन ऑफ अनसर्न बन, बंदा कब कब ठीक हो सकता है, आप उन चीज़ों में देख सकते हैं कहाँ पर आप केस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, लुनेटिक पर्सन मेंटली डीरेंजमेंट ड्यू टू सम, कुछ ऐसे पर्सन लुनेटिक समझते हैं जिनके माइंड बिल्कुल खराब हो जाते हैं, जिनके दिमाग काम करना बंद कर जाते हैं। कुछ सम मेंटल सम अदर पर्सनल एक्सपीरियंस, कुछ ऐसी कमी हो सकती है जिसके दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा। ऐसे पर्सन के साथ कभी भी केस नहीं हो सकता। जिनका दिमाग ही नहीं चलता, चलते फिरते किसी को मारधार कर रहे हैं, या फिर अपने घर में फैमिली वाले उसको बांध के रख रहे हैं, तो ऐसे पर्सन से कभी भी केस नहीं हो सकता। फिर आते हैं इडियट्स। इडियट्स होते हैं जो परमानेंट अनसाउंड माइंड होते हैं। परमानेंट अनसाउंड का मतलब होता है कि ऐसे पर्सन जिनको किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होती, उनको कुछ नहीं पता लगता। बहुत सारे लोग जो मेंटल केस में हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं जिनको कानून ने डिसक्वालिफाइड किया हुआ है, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले उन्होंने दिया है कि एलियन एनिमी, जो हमारी कंट्री का एनिमी ज़्यादा। एग्जाम्पल, कोई ऐसी फॉरेन कंट्री जिस कंट्री के हमारी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, आप उन कंट्री के किसी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। मैं एग्जांपल बोलूँ कि आज आप एग्जांपल के तौर पे पाकिस्तान से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, पाकिस्तान में बंदे रह रहे हैं, उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लो गुड्स बेचने का, आप अपनी गुड्स भेज देते हो, बंदे आपको पैसे नहीं भेजी, आप बोलेंगे कि मैं केस लगा दूंगा,
तो ऐसा केस में तो सबसे पहले तो जरूरी है कि आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए थी कि आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं। एक तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर लाइसेंस था, क्या गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी कि आप पाकिस्तान में भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? जब वहाँ पे कोर्ट में केस पहुंचेगा तो पहले दिन से ही वो केस जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो कंट्री हमारी एक एनिमी कंट्री बन जाती है। तो वहाँ के बंदों के साथ आप लोग कभी भी केस नहीं या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं कर सकते। एक आती है फॉरेन सॉवेरेन एंड एम्बेसडर्स। फॉरेन एम्बेसडर्स क्या होते हैं भी? कुछ कंट्रीज में स्पेशल, हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं, या फिर हमारी कम गवर्नमेंट जो है स्पेशल कुछ में से कंट्रियों के लिए स्पेशल अपने बंदों को स्पेशली काम देती है। एग्जांपल बोलें कि एक्सपोर्ट के लिए कुछ बंदों को बोल दे कि भी यही कंपनी जो नाम कर सकते हैं, अदर पर्सन नहीं कर सकते। आप बोलोगे आपने रजिस्ट्रेशन करवाई नहीं है, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप लोग बिजनेस करके बैठ गए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, तो वो भी पॉसिबल नहीं होता। अगर कोई प्रॉब्लम आएंगी, जैसे मैं बताऊँ, अब मेरा घर में काम है एग्जाम्पल के तौर पे, मैं घर में सूट वगैरह सिलाई करवाता हूँ और ऑनलाइन दिखाता हूँ लोगों को, लोग खरीद लेते हैं और मुझे पैसे भेज देते हैं। कभी कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि मैं कॉन्ट्रैक्ट, मैंने किसी को सामान बना के भेज दिया और लोग हमें एक समय से नहीं भेजे, आप केस लगाने चले जाएंगे, तो केस इनवैलिड हो जाएगा। क्योंकि बोले गवर्नमेंट बोलती है हमने तो फॉरेन अम्बेसडर बनाए हुए हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होती है। क्या आप फॉरेन एम्बेसडर में रजिस्ट्रेशन थे? अगर रजिस्ट्रेशन से तो ये कैसे वैलिड मान जाएगा, अदरवाइज ये नहीं माना जाता। उसके बाद इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट समझते पर्सन कौन होते हैं? पता है कौन होते हैं इंसॉल्वेंट? जो दिवालिया घोषित हो जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं आप लोगों का घर है, आपके पास पैसे हैं, अगर गवर्नमेंट आपको इंसॉल्वेंट घोषित कर दे कि इस बंदे के पास कुछ भी नहीं है अपना, ना इसका घर है, ना इसके पास पैसे हैं, ना रोटी का कुछ भी इसका अपना नहीं है, अगर कोई इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ आप केस मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, एज पर द कोर्ट रूल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंसॉल्वेंट के साथ कोई भी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इनवैलिड माना जाएगा। कभी भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें परफॉर्मेंस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। मीन्स दोनों पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, दोनों पार्टीज में कोई भी पार्टी ना तो माइनर होनी चाहिए, ना तो अनसर्व्ड मान होनी चाहिए, ना तो एलियन एलिमेंट होनी चाहिए, और ना ही इंसॉल्वेंट होनी चाहिए। तब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट में ना तो किसी बंदे को डराया धमकाया जाना चाहिए, ना ही अंडर इन्फ्लुएंस प्रभावित किया जाना चाहिए, ना ही कोई मिस्टेक होनी चाहिए। जो कुछ भी है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट रूल, सारा कुछ ऐसे स्पेसिफाइड होना चाहिए, एज पर अंडर द गवर्नमेंट रूल होना चाहिए, तब भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस दो प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस क्या होती है? परफॉर्मेंस का मतलब होता है अपनी जिम्मेवारी निभाना। दो प्रकार की होती हैं, एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस, दूसरी होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट किसी बंदे के साथ, मैं एग्जांपल बोलूँ कि मैं आपको कार बेचूंगा आने वाली 10 तारीख, सॉरी 10 तारीख को, 10 तारीख को आप मुझे पैसे भी दोगे। 10 तारीख को मैंने आपको कार बेच दी, आपने मुझे पैसे दे दिए, इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज की जो परफॉर्मेंस है उन्होंने कंप्लीट कर दी। एक होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या? सिर्फ बातचीत हुई है, कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने बोला कि आने वाली 10 तारीख को, ना तो महीना डिक्लेयर किया है कब होने वाली है, हर महीने 10 तारीख आती है, लेकिन 10 तारीख आएगी जब वो परफॉर्मेंस दोनों पार्टी कंप्लीट करेंगी, मैं आपको जैसे कार दूंगा, आप मुझे पैसे देंगे, तब उसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मानी जाएगी। तो इस चीज़ों के बारे में हमें पहले से ध्यान रखना होगी। परफॉर्मेंस दो प्रकार की होगी। एक्चुअल, जो कंप्लीट हो चुका है, आपने जो काम करना था और मैंने जो काम करना था वो कंप्लीट हो गया। अटेम्प्टेड क्या होगी? अभी सोचा गया है उस चीज़ के बारे में, लेकिन वो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस? कहता अभी परफॉर्मेंस के लिए डिमांड कौन पर्सन कर सकते हैं? कोई भी जो पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी आई हैं वो दोनों कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोमिस। प्रोमिस क्या होता है? जिस बंदे ने प्रॉमिस किया होता है कि हम ये काम करेंगे। जैसे कि मैं बोलूँ कि प्रॉमिस ही हो गया एग्जाम्पल, नॉर्मली द प्रॉमिस इज द ओनली पर्सन हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस ऑन द प्रॉमिस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पार्टी कैन नॉट। हम दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हम दोनों आपस में डिमांड कर सकते हैं कि मैं आपको बोल सकता हूँ मैं आपको गाड़ी दे रहा हूँ, मुझे पैसे दो। आप बोल सकते हो कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, मेरे को गाड़ी दो। कोई तीसरा पर्सन आके बोले कि आप हम मुझे इसमें कमीशन दो, ये कभी नहीं होता। दो पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में है वही प्रॉमिस ही मानी जाती हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि अगर इन केस ऑफ डेथ, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ है तो इन केस ऑफ डेथ में लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। कानून के हिसाब से बंदा माना जाए। जैसे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव क्या बनाया जाता है? नॉमिनी डलवाया जाता है। किसी बंदे का नाम डला हुआ है तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। अदरवाइज आपने मान लो बैंक में आपके घर में से किसी बंदे की डेथ हुई, उसके आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं, आप लेने जाएंगे, बैंक आपको कभी भी पैसे नहीं देगा। चाहे आप हजारों प्रूफ दे दें कि मेरे फादर थे या मेरे मान लो फादर ना थे या कुछ भी थे, आपको
एज ए गवर्नमेंट एक घोषणा पत्र बनवाना पड़ता है लीगली रिप्रेजेंटेटिव का। जब गवर्नमेंट उसमें को स्टैंप लगा के जज पास करके देता है, फिर जाके आपको वो पैसे मिलते हैं। ठीक है जी। फिर आता है थर्ड पार्टी। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो पार्टीज के बीच में होगा। दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, वो ही अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्मेंस है वो कंप्लीट करेंगे। थर्ड पार्टी कभी भी परफॉर्मेंस के लिए नहीं बोल सकती। जॉइंट प्रोमिस। जॉइंट प्रोमिस क्या होते हैं? जब दोनों पार्टीज ने आपस में मिलकर प्रॉमिस कर लिया, वही प्रॉमिस की मैंने आपको कार दूंगा, आप मुझे पैसे देंगे, वो जॉइंट प्रोमिस माना जाता है। हु मस्ट परफॉर्म। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन करेगा? सबसे पहले प्रोमिसर। जिस बंदे ने प्रॉमिस किया है करेगा करेगा। मान लो दो ज्वाइंट प्रोमिसर है तो दोनों ही प्रॉमिस को कंप्लीट करेंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते मैं आपको कार दे दूंगा, आप ऐसे नहीं देने वाले। हम दोनों पार्टीज को प्रॉमिस कंप्लीट करना ही पड़ता है। प्रोमिसर और एजेंट। जिस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया और जिसके साथ किया, दोनों को ही करना पड़ेगा, एजेंट को भी और प्रोमिसर को भी। उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर बाय द वे आपके कॉन्ट्रैक्ट में लीगल आपने नॉमिनी वगैरह भी डलवाया था, जो मेन एजेंट था या फिर मेन प्रॉमिस करने वाला पर्सन था, किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लिए जो लीगल पर्सन होगा उसको वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना ही पड़ेगा। थर्ड पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पर्सन कभी भी अवेलेबल नहीं होता। दोबारा से पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। फिर आती है हमारे पास टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। जब भी किसी भी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें टाइम एंड प्लेस हमेशा परफॉर्मेंस होना जरूरी है। परफॉर्मेंस का एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए। जैसे किसी का कॉन्ट्रैक्ट होगा, हम बोलें कि आने वाली 10 तारीख को, आने वाली 10 तारीख, महीना भी साथ में मेंटेन करोगे, मेंशन करोगे और साल भी मेंशन करोगे, तो उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कंप्लीट होनी चाहिए। आप बोल दो कि आने वाली 10 तारीख को मैं आपके साथ भी मैं आपको गाड़ी बेचूंगा, आप मुझे पैसे दोगे। कौन सा महीना था भाई 10 तारीख का, सॉरी कौन से महीने में और कौन से साल में, ये चीज क्लियर होना जरूरी है। परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड। हमेशा टाइम स्पेसिफाइड होगा तो परफॉर्मेंस उसी टाइम पर ही होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल ने लिखा कि जॉर्ज प्रॉमिस डिलीवर 100 kg राइस वेयर हाउस ऑन जनवरी 13, 2002। जॉर्ज प्रॉमिस करता है कि 100 किलो चावल जो है 13 जनवरी 2002 को आपके पास पहुंचा देगा। ये कॉन्ट्रैक्ट में टाइम स्पेसिफाइड है, तो जॉर्ज की जिम्मेवारी बनती है कि वो इस तारीख को आपके पास वो राइस पहुंचाए। बट आफ्टर, अगर 1 घंटे बाद, हम यूजुअल हावर्स बोलेंगे, कुछ टाइम के बाद ही वो काम काम कंप्लीट हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड मान जाता है। कोई बंदा जहाँ मैंने आपको बोला पहुंचा दूंगा, आप उस चीज़ को मना कर सकते हो कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करने वाला क्योंकि आप टाइम बाउंड के बाहर आए हैं। परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस ऑन में एप्लीकेशन बाय दी प्रॉमिसी। अगर प्रॉमिसी कई बार पहले एप्लीकेशन कर दे कि मुझे मुझे पहले दे दो, अगर प्रॉमिसर जिस बंदे का एजेंट है जो, अगर वो कॉम्पिटेंट है कि वो पहले कंप्लीट कर सकता है तो पहले भी कंप्लीट किया जा सकता है। परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज मैनर एंड टाइम स्पेसिफाइड ऑफ सैंक्शन बाय प्रॉमिस। जो भी मैनर्स और टाइम स्पेसिफाइड किया गया, जैसे एग्जांपल बोल रहे हैं, घर खरीदना बेचने का होता है प्रॉमिस। इसमें क्या होता है कि एक पार्टी घर खरीदती है, दूसरी बेचती, सॉरी एक दूसरी बेचती है, एक खरीदती है। उसमें रूल बना हुआ है कि जो पेमेंट्स होंगे बाय चेक होंगे। आप बोलेंगे कि मैंने बाय कैश कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ये एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रूल नहीं होता। जो चीज़ें बोलेंगे कि चेक नंबर देना पड़ेगा, रजिस्ट्री लिखवानी पड़ेगी और इंतकाल पास करवाना पड़ेगा, आपको सारा काम कंप्लीट करवाना ही पड़ता है। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसर। रेसिप्रोकल प्रोमिसर्स क्या होते हैं? जब दोनों पार्टीज एक दूसरे से अलग अलग प्रॉमिस कर देते हैं। टाइप्स ऑफ रेसिपल प्रोमिस के बारे में पढ़ते हैं। ये रेसिपल प्रोमिस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल और इंडिपेंडेंट। जब दोनों पार्टीज आपस में मिलके एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं और इस पे कोई बंदा एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है। कंडीशनल एंड डिपेंडेंट। जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंडीशन रख दी जाती है और एक पार्टी दूसरे के ऊपर डिपेंड भी होती है, ये करना ही पड़ता है, उसको कंडीशन बोल सकते हैं। म्यूचुअल और कॉन्करेंट। म्यूचुअल का मतलब होता है जब दोनों पार्टीज आपस में बिल्कुल सेम लेवल में मिलकर बातचीत कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोलते हैं। रूल्स क्या है रेसिप्रोकल प्रॉमिस के लिए? इसको कहता है म्यूचुअल और कॉन्करेंट। दोनों पार्टीज एक जैसे एक रूल के ऊपर ही काम कर रहे हैं तो प्रॉमिस हो सकते हैं। दूसरा म्यूचुअल और इंडिपेंडेंट और म्यूचुअल डिपेंडेंट। डिपेंडेंट केस में भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट केस में। एग्जांपल दोनों के बारे में लिखी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल और कॉन्करेंट के बारे में। ललन एंड बलन एग्री ललन शैल डिलीवर 5 kg मैंगो टू बलन टू बी पेड फॉर बाय हिम ऑन डिलीवरी। ये म्यूचुअली का एग्रीमेंट हो गया ना। ललन बलन आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बोलकर बात कर रहे हैं। ललन ने बोला कि मुझे 5 किलो आम आप डिलीवर कर देना। बलन बोल रहा है जब आप डिलीवरी करेंगे मैं आपको पैसे दे दूंगा। ये क्या हो गया? म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब सेम टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। जब 5 किलो आम पहुंचेंगे बलन आपको पैसे दे देगा। म्यूचुअल और डिपेंडेंट। डिपेंडेंट के बारे में बात करते हैं।
A contract with B execute certain building work for a fixed price. B is to supply the scaffolding and timber necessary for B. B refused to furnish any scaffolding or timber, so work cannot be executed. A जो है B के साथ प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आप मेरे लिए बिल्डिंग बनाएंगे फिक्स प्राइस के ऊपर, और B आपको जो भी कहता है, अभी टिम्बर नेसेसरी जो भी पिलर लगाने हैं या फिर जो लेंटर डालना है उस चीज़ों के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट में बोल रहा है। आप बी के ऊपर डिपेंड है। अगर बी जो है मना कर देगा तभी मैं आपके साथ घर तो बना सकता हूँ, बिल्डिंग आप घर बना दूंगा, लेकिन ये पिलर लगाने का काम हो गया या लेंटर लगाने का, उसकी जो मशीनरी है वो आपको खुद लेके आनी पड़ेगी। तो ऐसे टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है अगर दोनों पार्टीज मान के चल रहे हैं कि ये काम करेंगे। कभी भी घर बनाने से सोच लो, कभी ठेकेदार से बात करोगे ना, ठेकेदार यही बोलेगा कि मैं लेंटर डालने का जो शटरिंग है वो मैं नहीं करूंगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ नहीं है तो आप लोग उसको छोड़ देंगे, अगर आप डिपेंडेंट हो गए ना आप उसके ऊपर। अगर उस बंदे ने बोल दिया कि मैं नहीं करूँगा, तो आपको फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर भी सकते हैं आप लोग। म्यूचुअल और इंडिपेंडेंट, जब दोनों पार्टीज का तो आपस में इंडिपेंडेंट होती है, कोई मर्जी किसी के ऊपर बर्डन नहीं होता। जैसे कि हमने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा कि ललन बोलता है कि मुझे 5 किलो आम के पैसे तब देना जब मैं आपको डिलीवरी कर दूंगा। बलन बोलेगा ठीक है। मैंगो डिलीवरी हो ना, बलन बोले कि जरूरत नहीं है, अभी टाइम पर डिलीवरी हुई नहीं, बलन कहीं से भी मैंगो लेके आ सकता है और ललन भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। ये इंडिपेंडेंस होती है। कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, पहले तो हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए इसमें। तीनों में पहले में कॉन्ट्रैक्ट में बोला था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी चाहिए, वो पॉइंट हमने पढ़े थे। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास आया कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो भी हमने पढ़ ली। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट आ गया कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में किन किन पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वो भी 10 नंबर में पूछा जा सकता है। माइनर, अनसर्न, एलियन एनमी, इंसॉल्वेंट, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। फिर इसमें नेक्स्ट एक आया था कि परफॉर्मेंस क्या होती है, परफॉर्मेंस कब की जानी चाहिए, उसमें टाइम स्पेसिफाइड होनी चाहिए, सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। फिर भी कोई ऐसा पॉइंट आपको लगे कि पूछने वाला है तो देखिए।